नमस्कार साथियों, मैं विशाल कुमार सैलेश आज मैं फिर से उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल SGTF1 के माध्यम से। इसके पूर्व हम लोग इस हिंदी व्याकरण की सीरीज में पढ़े थे कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनका वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। ठीक है ना, व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण जो हुआ है कितने आधार पर हुआ है। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए तो आइए यहाँ पर समझते हैं हम लोग की कर की व्यंजन वर्ण क्या कर रहा है जी। व्यंजन वर्ण मतलब व्यंजन वर्ण जो होता है क्या होता है, जिसमें जब व्यंजन वर्ण का उच्चारण किया जाता है तो क्या होता है इसमें, तो इसमें स्वर की सहायता ली जाती है। ठीक है ना, स्वर की सहायता ली जाती है। तो वही करें कि व्यंजन वर्ण का जो वर्गीकरण हुआ है, इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो कितने आधार पर हुआ है। ठीक है ना, उसी को हम लोग को जानना है। ठीक है, तो करें कि व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। कितने आधार पर साथियों? 3 आधार पर। कितने आधार पर? 3 आधार पर। ठीक है, पहला जो आधार है क्या है जी, उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, मतलब मुख के विभिन्न भागों से जिन व्यंजनों को बोला जाता है उनके आधार पर, मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर। जिस दूसरा है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, या इसी को बोलते हैं नाद की दृष्टि से मेरे साथियों। स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर या नाद की दृष्टि से। स्वर तंत्र यहाँ जो वोकल कोड है यहाँ बोलते हैं जो, उसी से बोलते हैं। ठीक है, और नाद की दृष्टि से। ठीक है ना, मतलब कंपन से। तीसरा जो हम लोग क्या है, वायु श्वास की मात्रा के आधार पर, यानी उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से। मतलब किसी व्यंजन को बोलते हैं तो उसमें कितनी हवा निकलती है, अधिक निकलती है कि कम निकलती है, उसके आधार पर वही बोलता है कि वायु श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, तो पहला जो है हम लोग का, उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, पहला क्या हम लोग का, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद करके, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्ण के, व्यंजन वर्ण के यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक क नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, एक क नहीं रहेगा। व्यंजन वर्ण के 3 भेद है मेरे साथियों। कितने भेद है जी? 3। पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा कौन सा है? उस व्यंजन। याद रखिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कितने भेद है जी? 3 भेद है। पहला स्पर्श व्यंजन, तीसरा दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन। ठीक है ना, चलिए तो आगे देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है और उष्म व्यंजन क्या होता है। आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। करे कि पहला स्पर्श व्यंजन, इसको देखिए, इसके स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना, स्पर्श करना। ठीक है ना, तो स्पर्श व्यंजन मतलब इसमें क्या होता है कि जब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या होता है, हमारे कंठ जो, हमारा कंठ जो होता है, तालु, मूर्धा, दांत और रोश जो होते हैं, स्पर्श करते हैं। ठीक है ना, तो वही क्या होता है, हम लोग स्पर्श व्यंजन होता है। इसका नाम ही स्पर्श, मतलब स्पर्श इसको बोला जाता है, इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है ना, अरे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अथवा इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कवर मतलब क्या जी? क का जो है क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग मतलब च, छ, ज, झ, य। टवर्ग मतलब ट, ठ, ड, ढ, ड़। तवर्ग मतलब त, थ, द, ध, न। वर्ग मतलब प, फ, ब, भ, म। 5 प्रत्येक में है तो 5 और 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा जी? 25 मतलब। ठीक है ना, नोट में कहता है कि स्पर्श व्यंजन को स्पर्शी भी कहते हैं। ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन को स्पर्शी भी कहते हैं। और कह रहा है कि इससे मतलब किस, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वर्गीय व्यंजन? स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये 5 वर्गों में बटे होते हैं। ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कितने वर्गों में बटे होते हैं? 5 वर्गों में। याद रखिएगा, 5 वर्गों में बटे होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और कहता है कि प्रत्येक वर्ग का नामकरण उनके प्रथम वर्ग के आधार पर किया गया है। मतलब मान लीजिए कि क वर्ग है तो क, ख, ग, घ, ङ। इनमें सबसे पहला वर्ग क्या है? प्रथम वर्ग क्या है? तो क है, तो क के आधार पर क्या हो जाएगा? क वर्ग हो जाएगा। च, छ, ज, झ, य, इसमें प्रथम कौन है? तो च है, तो च के आधार पर क्या हो जाएगा? च वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि इनकी संख्या 25 है। मतलब कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है जी? 25 है। याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी मेरे बाबू? 25 है। आइए देख लेते हैं कैसे क्या है इसमें। ठीक, आइए यहाँ पर दिया है वर्ग, वर्ण और उच्चारण स्थान। ठीक है ना, यह वर्ग यानी कवर्ग,
चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है। इस वर्ग में जो वर्ण होते हैं वो यहाँ पर दिया है, और ये वर्ण किस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं वो यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, आइए समझिए। तो पहला वर्ग है हम लोग का वर्ग। वर्ग में क्या क्या आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। और इनका जो उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, ठीक है ना। किससे होता है जी? कंठ से। बोलिएगा, कवर्ग का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, ठीक है। जो भी ये क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। दूसरा जो हम लोग का है चवर्ग। इसमें क्या है? च, छ, ज, झ, य। और इनका उच्चारण किससे होता है? तालु से। चवर्ग का उच्चारण किससे होता है? तालु से। तीसरा जो हम लोग का है टवर्ग। इसमें क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ, ड़। इसका टवर्ग का उच्चारण किससे हो गया? मूर्धा, यानी तालु के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। मुर्गा नहीं, मुर्गा मत समझिए, मुर्गा मुर्गी, मूर्धा बोलते हैं, मूर्धा, ठीक है। और जो चौथा है हम लोग का तवर्ग। इसमें क्या आता है? त, थ, द, ध, न, ठीक है। और इसका उच्चारण किससे होता है? दंत से होता है। और पांचवा है पवर्ग। प, फ, ब, भ, म। और पवर्ग का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से होता है, ठीक है ना। देखिए, कुल मिलाकर बात यही है कि जो 25 स्पर्श व्यंजन है उनमें कवर्ग का उच्चारण किससे होता है? कवर्ग में 5 होते हैं तो इनका उच्चारण कंठ से होता है। चवर्ग में 5 होते हैं, इनका उच्चारण तालु से होता है। टवर्ग में भी 5 होते हैं, इनका उच्चारण मूर्धा यानी तालु के ऊपरी भाग से होता है। तवर्ग में भी 5 होते हैं, इनका उच्चारण दंत से होता है। वर्ग में भी 5 होते हैं, इनका उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ यानी लिप से होता है, ओष्ठ, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए हम लोग के? 25 हो गए। कितने हो गए साथियों? 25, याद रखिए कितने हो गए? 25। इसको याद रखना। पूछेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे 25। क्या बोलेंगे हम लोग? 25 बोलेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। चलिए आगे कह रहा हम लोग का, यहाँ समझते हैं। जो अगला टॉपिक है हम लोग का अंतस्थ व्यंजन, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अंतस्थ। अंतस्थ देखिए क्या कहता है कि अंतस्थ में बोलता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से होता है। मतलब जब अंतस्थ व्यंजन में के जो वर्ण होते हैं, व्यंजन जो होते हैं, इनके क्या होता है? जीभ, तालु, दांत और ओठ एक दूसरे से आपस में क्या होता है? सटते हैं। एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं जी? स्पर्श करते हैं, सटते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। वही ने कहा जा रहा है जी, वही कहा जा रहा है यहाँ पर कि जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर मतलब एक दूसरे से सटने से होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, दिया है नोट यहाँ पर, लेकिन अस, 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 का सटने से तो होता है, लेकिन अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओठ में कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है। ये परस्पर सटते तो हैं, लेकिन इनमें पूर्ण रूप से कहीं भी स्पर्श नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है। करे कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है मेरे साथियों। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सा? य, र, ल, व, ठीक है ना। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, या में पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिए। और कुछ व्याकरण के आचार्य जो व्याकरण के जो ज्ञाता है, य तथा व को अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? य तथा व को अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है ना। य तथा व को अर्धस्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद जो हम लोग का बाबू अगला टॉपिक है, ये देख लेते हैं क्या है। कह रहे कि तीसरा जो है उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब क्या होता है? गर्म होता है। क्या होता है जी? उष्म मतलब गर्म होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें उष्म व्यंजन में क्या होता है? वैसे व्यंजन होते हैं इसमें हम लोग जो इसका उच्चारण करते हैं ना, तो अंदर से जब बोलते हैं तो और अगर एक घर्षण समझ रहे हैं ना, फ्रिक्शन से उष्म आयु माने बोलेंगे तो हवा आयु निकलता है ना जी, हवा तो उस गर्म वायु से होता है इनका उच्चारण, ठीक है ना। तो कह रहे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न, जब हम बोलते हैं इसको, तो अंदर क्या होता है जी? रगड़ और घर्षण से उत्पन्न उसमें गर्म वायु से होता है। उस मतलब क्या है? गर्म होता है। और ये मतलब जो बोलते हैं हवा निकलता है कम चाहे बेस। वही कह रहे जिन व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म यानी गर्म वायु से होता है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं साथियों? उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। मतलब ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म यानी गर्म, उष्म मतलब गर्म होता है, वायु से होता है, उसको क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? उष्म मतलब गर्म, माने घर्षण से जो उत्पन्न होती है उष्मा, उससे इसका उच्चारण होता है, ठीक है ना। चलिए, कह रहे कि उष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। कितनी है बाबू? उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है मेरे बाबू? 4 है।
ठीक है। और कौन कौन सा है, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह, याद रखिए इसको। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था। और इसके बाद हम लोग बहुत ही जल्द इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट समझ रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। और जो भी आप लोग टॉपिक जानना है उसको कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं, उसका मैं समाधान करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।